हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। जितनी भी क्लासेस आपकी इस सीरीज की हुई हैं सबकी पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा दी है, एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप YouTube पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करके देखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको ढेरों सारे। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखना है और बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इस भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज की एनालिसिस करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो चलिए जी, पहली न्यूज आपको दिखाई दे रही है, अमित पंघाल गेट्स पेरिस ओलंपिक टिकट। अमित पंघाल को पेरिस ओलंपिक का टिकट मिल गया है, बहुत बहुत बधाई हो अमित पंघाल को। वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स एज ही डिफीटेड चाइना चुएंग लिू इन द 51 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल ऑफ सेकंड वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट हियर ऑन संडे। रविवार के दिन विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 51 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में चीन के चुआंग लिऊ को हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जैसे हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक, तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये ओलंपिक के जो खेल हैं कहां पे होने वाले हैं, पेरिस में। और पेरिस जो है वो किसकी राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है। तो जाहिर सी बात है, फ्रांस देश के द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है, उनकी राजधानी पेरिस में इसका आयोजन होगा। और इसमें हमारे भारत के अमित पंघाल भी हिस्सा लेने वाले हैं, उनको भी टिकट मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में चीन के चुआंग लिऊ को हरा दिया है और इसी के चलते इनको पेरिस ओलंपिक के लिए टिकट मिल गई है। ठीक है ना। तो इन्होंने इस चाइनीज को कितने मतलब स्कोर से हराया है, 5-0 से। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब हम इस पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे तो आपका टाइम टेबल कब से कब तक रहेगा, ये है टाइम टेबल पेरिस ओलंपिक का। ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये आपके पेरिस ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये फोटो रही अमित पंघाल। अमित पंघाल। अभी चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है। जिस प्रकार हम बात कर रहे थे ओलंपिक खेलों की, है ना, ओलंपिक खेल, तो ये जो ओलंपिक खेल आयोजित करवाए जाते हैं विश्व स्तर पे, तो किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा करवाए जाते हैं ये। तो यही
ओलंपिक खेलों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है। अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो सभी इनकी जिम्मेदारी होती है। तो अब आपको यह बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के लिए एक समिति बनाई गई है, इस समिति की स्थापना कब हुई थी? जिन्होंने लिखा होगा ना 23 जून 1894, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया है। जब हम बात करते हैं इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, इसका मुख्यालय क्या आप बता सकते हैं? क्या इसका मुख्यालय कहां बना हुआ है? तो आप कहेंगे लुजोन शहर में। ये लुजोन शहर कहां पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के लुजोन शहर में आपको ये मिलेगा। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं 11 अप्रैल 1919 की, तो 11 अप्रैल 1919 को कोई खास घटना आपको अगर याद हो, इस दिन किसकी स्थापना हुई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और यह जिनेवा भी कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 के दिन कोई आपको घटना याद है क्या? आप कहेंगे जी हां, इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम क्या लिखा जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसका भी मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वहीं जब हम बात करते हैं 1 जनवरी 1995 की, तो 1 जनवरी 1995 के दिन क्या हुआ था? WTO की स्थापना हुई थी। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसे हम विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय भी कहां बना हुआ है? जिनेवा में बना हुआ है। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। ओलंपिक खेल जो अभी कहां पर होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसी ओलंपिक खेलों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ओलंपिक खेल, ये जो ओलंपिक खेल है ना, अभी ये कौन सा सत्र शुरू हो रहा है? तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का कौन सा संस्करण होने वाला है? तो आप कहेंगे 33वां संस्करण होगा ये। अभी कहां पे होगा? पेरिस में, जिसमें अमित पंघाल ने क्वालिफाई किया है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा ये 33वां संस्करण, ठीक है। कब से कब तक होगा? तो मैंने टाइम टेबल आपको पहले ही बता दिया। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसमें 32 खेल होंगे, ठीक है ना। और कब से कब तक होता है? तो 4 वर्षों में एक बार आयोजन होता है इसका। अभी आपके लिए इतना ही काफी है। वैसे जब हम बात करते हैं 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर होगा, तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। तो चलो यहां पर लिख देते हैं, आपको याद भी रह जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। और ये कब होगा? फिर आपको पता है ये अगले 4 साल में होगा, यानी कि 2028 में होगा। अभी तो जो 2024 का हो रहा है वो तो पेरिस में हो रहा है, और 2028 में जो होगा वो 34वां संस्करण होगा। और कहां पर होगा? लॉस एंजलिस में। और ये लॉस एंजलिस कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये किसका मुख्यालय बना हुआ है? ये है ल्यूजोन में, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, यानी कि
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है ये। और इसमें यहां पर आप देख सकते हैं 5 सर्कल बने हुए हैं, एक ब्लू कलर में, एक ब्लैक कलर में, और एक रेड में, एक ग्रीन और एक येलो। ये जो पांचों के पांचों सर्कल है ना, वो 5 महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गौतम अडानी ओवरटेक्स मुकेश अंबानी टू बिकम्स रिचेस्ट एशियन। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मिस्टर अंडानी विद ए नेट वर्थ ऑफ 111 बिलियन इज नाउ रैंक्ड एज 11th richest person in the world ahead of Mr. Ambani whose $109 billion wealth placed him at number 12। जैसे कि अभी गौतम अडानी जो हैं वो कौन से नंबर के बन गए हैं पूरे विश्व में, तो ये अब 11वें नंबर के रिचेस्ट पर्सन हैं पूरे विश्व में। और मुकेश अंबानी एक स्थान पिछड़ चुके हैं और ये कौन से नंबर के बन गए हैं, अब ये 12वें नंबर के पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली आप कह सकते हैं। सबसे अमीर कहेंगे, शक्तिशाली तो नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे हम बात करते हैं यहां पर ये सॉरी ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये यहां पे लिखा हुआ है ना ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के अनुसार 111 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अडानी दुनिया के 11वें नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए और अंबानी जो है वो 109 बिलियन डॉलर के साथ 12वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, एक स्थल पीछे छोड़ चुके हैं। ये है कौन, अडानी कौन से नंबर के बन गए हैं, ये 11वें सबसे अमीर, और ये एक स्थान पीछे हो चुके हैं और ये बन गए हैं 12वें। अभी चलो ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनरेस इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो नाम लिख देना आप गौतम अडानी का, ठीक है। जब हम एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो पहले नंबर पे कौन आएगा, नाम आएगा गौतम अडानी का, और दूसरे नंबर पे फिर किसका नाम आएगा एशिया में, तो फिर नाम आएगा मुकेश अंबानी का। जब हम पूरे विश्व की बात कर रहे होते हैं, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो उनका नाम है बेर्नार्ड अर्नोल्ट। ये पूरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने क्या कर दिया है, एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। और कहां से हैं ये हैं फ्रांस के। तो फ्रांसीसी व्यक्ति हैं जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क दूसरे नंबर पे, जेफ बेजोस तीसरे नंबर पे, मार्क्स जुकरबर्ग चौथे नंबर पे हैं, लेरी पेज 5वें नंबर पे, उसके बाद में बिल गेट्स, ठीक है ना, सर्जी ब्रेन, स्टीव बेलमर, वारन बफेट, लैरी एलिसन, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहे गौतम अडानी और ये रहे मुकेश अंबानी। तो ये लिस्ट मैंने आपको जानबूझकर दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है ना, कि किस प्रकार से ये ब्लूमबर्ग जो है वो अपना इंडेक्स तैयार करता है। तो ये पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चाइनीज स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड्स ऑन मून्स फार साइड। चीनी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। दिस मिशन इज द 6th in the Chang's Moon Exploration Program, which is named after a Chinese moon goddess। यह मिशन चांगई चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम का 6वां मिशन है जिसका नाम एक चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। चीनी अंतरिक्ष यान ने 2 जून को चंद्रमा के सुदूर भाग पर मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए लैंड किया। मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि वहां पे जो सोइल मिलेगी उसे कलेक्ट करना
और जो भी पत्थर के नमूने मिल सकते हैं उनका सैंपल कलेक्ट करना, ठीक है ना, ताकि एक बेहतरीन तरीके से वहां पर रिसर्च की जा सके। यही अभी उद्देश्य है इनका। चीन के अंतरिक्ष प्रशासन ने कहा है कि लैंडिंग मॉड्यूल बीजिंग समय अनुसार 6:23 पर सुबह ये देखा गया, ठीक है ना। और साउथ पोल एटेकन बेसिन नामक एक विशाल गड्ढे पर ये उतरा है 6:23 पे। तो थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं, ये चित्र आपको दिखाने का प्रयास किया है किस प्रकार से इन्होंने अंतरिक्ष में अपना ये अंतरिक्ष यान भेजा है। तो थोड़ा सा हम चीन और भारत के संबंध में बात करेंगे। तो एक पंचशील समझौते का आपने नाम जरूर सुना होगा, पंचशील एग्रीमेंट, जो कि भारत और चीन के बीच में हुआ था। इसमें साइन कब किए गए थे, क्या आप बता सकते हैं क्या? जिन्होंने लिखा होगा ना 29 अप्रैल 1954, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है, सभी का अति उत्तम। तो पंचशील समझौता जो था उस पर साइन किए गए थे 29 अप्रैल 1954 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोनों राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना। लेकिन क्या चाइना अपने इस एग्रीमेंट के तहत चलता है क्या? वो तो अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत चलता है ना। हालांकि इस मुद्दे का यानी कि इस एग्रीमेंट का उद्देश्य तो यही था कि दोनों राष्ट्र जो हैं वो सामूहिक रूप से अपने अपने देश की जो सुरक्षा की अवधारणा है उसको स्वीकार करेंगे, किसी के एक सुरक्षा की दृष्टि से दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गूगल डूडल सेलिब्रेट्स आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्टेड बाय यूएस वेस्ट इंडीज। आपको पता है आईसीसी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये जो है ना आईसीसी, ये पूरे विश्व भर में क्रिकेट जो है उसको रेगुलेट करती है। क्रिकेट का आयोजन कहां पे होना है, कौन सा विश्व कप होगा, टेस्ट सीरीज होगी, वनडे सीरीज होगी या फिर टी20 सीरीज होगी विश्व स्तर पे, वो सारा का सारा देख रेख जो है ना वो आईसीसी के अंडर में होता है। अभी वर्तमान में आईसीसी ने एक पुरुषों के लिए टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप रखा हुआ है जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसी खुशी में गूगल ने एक डूडल बनाकर सेलिब्रेट किया है क्योंकि पहली बार यूएस में ये होस्टेड किया जा रहा है। एक्साइटिंग टू सी माई फेवरेट स्पोर्ट ग्रोइंग ग्लोबली एंड सेलिब्रेटेड इन टुडे डूडल, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। तो गूगल के वर्तमान में जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि हमारे भारत के हैं, उनका कहना है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो मेरा पसंदीदा खेल है ये पूरे विश्व में फैल रहा है। और अभी वर्तमान में आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है इसकी मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज को दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये गूगल, जब आप सर्च करते हैं लैपटॉप में तो गूगल का ये डूडल बना हुआ है उनको एक सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहां पर जैसे हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया आईसीसी के बारे में, ये जो आईसीसी है पूरे विश्व में क्रिकेट का जो है ना एक सेटअप तैयार करता है, कहां पर किस प्रकार से क्या आयोजन किया जाना है, किस टीम को खेल के लिए आगे लाना है, किस पर बैन लगाना है, मतलब सारी की सारी गतिविधियां विश्व स्तर पे क्रिकेट से संबंधित कौन देखती है? आईसीसी। तो आपको यह बताना है कि इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां बना हुआ है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने लिखा होगा ना बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आईसीसी का मुख्यालय बना हुआ है। जब हम बात करते हैं इस आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना वैसे तो हुई थी 1909 के आसपास। 1909 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
और जैसे हम बात करते हैं उस समय इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ये नाम रखा गया जब इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। उसके बाद में फिर इसका नाम बदल दिया गया था, लगभग बात है ये 1965 की, जब इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम फिर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जगह इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। फिर कुछ समय के बाद ये नाम भी रास नहीं आया तो फिर ये नाम भी बदल दिया गया और ये बात है लगभग 1989 के आसपास की। फिर इसका नाम बदला गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि अभी वर्तमान में जो हम नाम यूज कर रहे हैं ना, यही है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि 1909 में नाम रखा गया था। ये नाम जो वर्तमान में है वो 1989 में अपनाया गया और इस आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम इस आईसीसी के मोटो की बात करते हैं तो इसका मोटो क्या है, क्रिकेट फॉर गुड। ठीक है, तो ये मोटो है आईसीसी का। तो यहां पर जैसे अभी मैंने क्या बताया था, पुरुषों के लिए T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो T20 में अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर हमारा भारत है। हमारे भारत की टीम सबसे पहले नंबर पे है T20 की रैंकिंग में। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे इंग्लैंड, चौथे नंबर पे वेस्ट इंडीज और पांचवें नंबर पे न्यूजीलैंड की टीम है। बाकी जैसे हम बात करते हैं टेस्ट रैंकिंग में हमारा भारत एक स्थान छोड़कर दूसरे नंबर पे है। और जब हम ओडीआई की बात करते हैं जो कि 50 ओवर का मैच होता है ना, उसमें हमारी भारत की टीम सबसे पहले नंबर पे है। अभी T20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है ना, तो इसमें 4 भाग बने हुए हैं टीमों के, ठीक है ना। तो पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज है और तीसरी स्टेज और ये है चौथी स्टेज। तो इस प्रकार टीमों को बांटा गया है। हमारा जो भारत है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये ए कैटेगरी में है। अभी बहुत सारी टीम जो है वो नई पहली बार खेल रही है वर्ल्ड कप में। जैसे कनाडा की बात करें, अमेरिका की टीम आपने नहीं देखी होगी पहले, तो अमेरिका भी इसमें खेलेगा। और पापुआ न्यू गिनी जो देश है, युगांडा जो देश है, वो भी इसमें अभी खेलते हुए नजर आएंगे। और भी बहुत सारे देश है जो नए नए खेलेंगे। तो अभी जो ये वर्तमान में आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसमें 55 मैच होने वाले हैं। और जब हम बात करेंगे 8वें मैच की, तो 8वां मैच होगा ना, उसमें भारत की बारी आएगी और पहला भारत का मैच किसके साथ होगा, आयरलैंड के साथ होगा। और फिर 19वां मैच जो होगा इस सीरीज का, उसमें भारत का दूसरा मैच होगा वैसे, और वो भारत का मैच पाकिस्तान के साथ होगा। और फिर इस सीरीज का 25वां मैच भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है क्योंकि कई इंटरेस्टेड होते हैं मैच देखने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये आपका इस कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना और पीडीएफ को भी अच्छे ढंग से आप रीड कर लेना। अगर आपको ये इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो इसे लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर भी कर देंगे, और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज के दिन की कुछ मुख्य बातें जो हैं वही हम कवर करने वाले हैं। तो आज के दिन सबसे पहले हम देख लेते हैं जिनकी आज जयंती है। तो जिनकी आज जयंती है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं उनकी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 3 जून 1930 में। और कहां पे जन्म हुआ इनका, जन्म हुआ इनका मैंगलोर कर्नाटक में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 29 जनवरी 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नई दिल्ली, जो कि हमारे भारत का
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। और ये कौन कौन से पद पर रहे थे? तो ये भारत के रक्षा मंत्री रहे, भारत के ये रेल मंत्री भी रहे थे। तो चलो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, रक्षा मंत्री का पद इन्होंने कब से कब तक संभाला। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले वैसे थोड़ा सा चलो लिख देते हैं। 21 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2004 तक इन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। और जब हम बात करते हैं रेल मंत्री के रूप में, ये कब से कब तक कार्यरत रहे? तो 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक ये रेल मंत्री रहे। इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस के संबंध में आपको बताना है कि इनसे संबंधित कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। तो पहला पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। भारत के एकमात्र रक्षा मंत्री जिन्होंने 18 बार 6600 मीटर ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया था, यह बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। 18 बार दौरा किया था जब वो रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया। और जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज द जॉइंट किलर के नाम से प्रसिद्ध हुए, दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी के संस्थापक थे क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये जनता पार्टी के संस्थापक नहीं थे। इन्होंने जो पार्टी बनाई थी ना, वो जनता पार्टी के एक खंडन के बाद में, यानी कि उनका जो समझौता था वो नहीं टिक पाया, इसी वजह से इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा इन्होंने समता पार्टी। तो जनता पार्टी इनके द्वारा नहीं बनाई हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। रक्षा मंत्री रहते हुए कहा जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के बंगले के दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुआ करते थे और वो किसी नौकर की सेवा भी नहीं लिया करते थे। अपने सारे के जो काम है वो सारे सारे खुद ही किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, अटल जी की सरकार में अकेले ईसाई मंत्री थे, ये अकेले ईसाई मंत्री। मैंने अभी यहां पे क्या लिखा था? 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी और बाद में इनको मरणोपरांत भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको, पद्म विभूषण। और ये कब की बात है? ये बात है 2020 की, ठीक है ना। तो मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। हालांकि जैसे हम बात करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे उस समय हमारा परमाणु परीक्षण किया गया था। तो उस समय हालांकि ये भी उस समय एक मंत्री थे, हालांकि इनका नाम नहीं लिया जाता है। तो जो परमाणु परीक्षण और उस समय एक ऑपरेशन भी किया गया था ना, ऑपरेशन पराक्रम, उस ऑपरेशन पराक्रम का श्रेय भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही दिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि उस समय ये रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो रक्षा मंत्री के रूप में जाहिर सी बात है ऑपरेशन पराक्रम इन्हीं के सानिध्य में हुआ, लेकिन एक चेहरा जो बने वो अटल बिहारी वाजपेयी ही बने थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो हैं जॉर्ज फर्नांडिस के संबंध में ध्यान में रखने हैं। तो चलो जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपने फोटो देखी होगी पहले भी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरविलास शारदा। आपने एक नाम जरूर सुना होगा शारदा एक्ट के बारे में। ये जो शारदा एक्ट नाम है ना, ये इन्हीं का आप कह सकते हैं, ये शारदा नाम इन्हीं के सरनेम से लिया गया है, इन्हीं की पहल थी वो। इनका जन्म 3 जून 1867 को हुआ था। कहां पर? तो आप कहेंगे अजमेर में। और ये अजमेर किस राज्य का हिस्सा है? तो ये राजस्थान का हिस्सा है। इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1955 को हुई थी, ठीक है ना। और जैसे
अभी शारदा एक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, पहले बताओ शारदा एक्ट किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे। शारदा एक्ट के बारे में बखूबी आपने सुना भी होगा। शारदा एक्ट है बाल विवाह से संबंधित। तो भारत में बाल विवाह की जो एक चिंता थी, बड़ी चिंता थी, ठीक है ना, तो उस बाल विवाह रूपी एक कुरीति को दूर करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए और केंद्रीय असेंबली में इसे रोकने के लिए 1925 में बिल पेश किया। 1925 में बिल पेश किया बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल विवाह यानी कि बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था। तो इन्होंने फिर क्या किया, 1925 में केंद्रीय असेंबली में ये बिल पेश कर दिया गया और बाद में जो ये एक शारदा अधिनियम बना, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था, पारित कब किया गया था, आपको ये बताना है। 1925 में पेश किया गया और 28 सितंबर 1929 को ये क्या हो गया, ये पारित हो गया। और जब हम बात करते हैं लागू करने की, तो पूरे भारतवर्ष में इसे लागू कब कर दिया गया, 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। यानी कि अब इसके बाद कोई बच्चों की शादी करेगा तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इस बाल विवाह निरोध अधिनियम को शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और ये जो शारदा नाम है वो इन्हीं का ही नाम लिखा हुआ है। देखो इनका पूरा नाम क्या है, हरविलास शारदा। तो इनके अथक प्रयासों से ये सब कुछ संभव हो पाया था। इसी वजह से इनको कुछ पदवियां भी दी गई। और कौन कौन सी पदवी दी गई थी इनको, तो जैसे हम बात करते हैं राय बहादुर, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। और एक उपाधि इनको और मिली थी दीवान बहादुर की, ठीक है ना। ये एक अच्छे लेखक भी थे, इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी हिंदू सुपीरियोरिटी। हिंदू सुपीरियोरिटी में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारा जो भारत का हिस्सा था वो कहां कहां तक फैला हुआ था। तो ये जो हम बात करते हैं ना दक्षिण पूर्व के देशों की, जैसे ये अपने ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, जावा द्वीप जो हम बोलते हैं, जकार्ता, यहां तक हमारा भारत का हिस्सा था कभी प्राचीन समय में। तो इनका सबसे बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ यही है, हिंदू सुपीरियरिटी, ठीक है ना। और ये लगभग बात है 1906 के आसपास की, जब इन्होंने इस ग्रंथ में प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हिंदू सभ्यता अन्य देशों से बहुत आगे थी। इनके और भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे महाराजा सांगा के बारे में भी इन्होंने बताया, महाराणा कुंभा के बारे में इन्होंने बताया, शंकराचार्य और दयानंद उनके बारे में भी इन्होंने बातें कही, ग्रंथ लिखे उनसे संबंधित भी। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में हम जानने के लिए चलते हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है भजनलाल। और इनका पूरा नाम क्या था, भजनलाल बिश्नोई। हरियाणा की राजनीति में बहुत ही अहम नाम रहा इनका। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 3 जून 2011 को। इनकी मृत्यु कहां पे हुई, हिसार। ये हिसार अपने हरियाणा में पड़ता है। और जैसे हम बात करते हैं तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे कितनी बार, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है ना। तो कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा, तो इनका जो मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल था वो था 29 जून 1979 से लेकर 21 मई 1982 तक।
फिर उनका दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में 22 मई 1982 को शुरू हुआ और 5 जुलाई 1986 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री के रूप में इनका तीसरा कार्यकाल 23 जुलाई 1991 और 9 मई 1996, तो ये इनका तीसरा कार्यकाल रहा। इनसे संबंधित अब एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। चौधरी भजनलाल बिश्नोई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि इन ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। जल्दी से आपको बताना है। पहला पॉइंट पढ़ के देखिएगा। चौधरी भजनलाल बिश्नोई का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को कोडांवाली तत्कालीन बहावलपुर रियासत, वर्तमान में ये एरिया पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ था। बिल्कुल ठीक कही गई है बात। ये अभी वो एरिया पाकिस्तान में है। उस समय ये बहावलपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था जहां पर इनका जन्म हुआ। उस जगह का नाम था कोडांवाली। चौधरी भजनलाल बिश्नोई को बिश्नोई समाज के विकास में योगदान देने के लिए बिश्नोई समाज के द्वारा 10 मार्च 1986 को बिश्नोई रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चौधरी भजनलाल बिश्नोई ने 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसे हम हजका के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी हजका की स्थापना 2007 में किसके द्वारा की गई थी? चौधरी भजनलाल बिश्नोई के द्वारा की गई थी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल का नाम आता है, चौधरी देवीलाल चौटाला, जो कि एक जाट थे, और ये चौधरी भजनलाल ये एक बिश्नोई थे। जाट और गैर जाट की जो राजनीति उस समय हमें देखने को मिली, ठीक है ना। और जब हम इनकी बात करते हैं तो कहा जाता है कि चौधरी भजनलाल बिश्नोई ने अपने पेशे की शुरुआत हिसार जिले के आदमपुर शहर में एक व्यापारी के रूप में की थी, और बाद में फिर इन्होंने क्या कर दिया, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में फिर ये राजनीति में आए। आदमपुर, अभी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से ये राजनीति में आए थे और वहां पर इनका खूब दबदबा रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये मुख्यमंत्री बने, एक बार केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं चौधरी भजनलाल बिश्नोई से संबंधित। चलिए जी, तो ये आपकी इस कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको डेली मिलता ही है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करके देखिए, आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद एमसीक्यूज। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको ये कक्षा के दोनों भाग पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोहित 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।